गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एम आर सैम। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसका जो है पहला यूनिट जो है वो डिलीवर कर दिया है राजनाथ सिंह जी के प्रेजेंस में इंडियन एयरफोर्स को। तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में इसको डिलीवर किया गया है। तो एम आर सैम होता क्या है? एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो आपके ग्राउंड असेट्स होते हैं आपके एयरफोर्स के या इवन आर्मी के भी, उनको प्रोटेक्ट करता है। अब सोचो कोई बाहर से मिसाइल जो है अगर आपके एयर बेस के ऊपर अटैक कर रहा है, या आपको कोई ड्रोन अटैक कर रहा है, कोई और यूएवी या कोई हेलीकॉप्टर अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एम आर सैम जो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, ये टारगेट करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और आपकी जो है ग्राउंड एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो एम आर सैम है इसको हमारे DRDO ने जो है मिलकर बनाया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ, और बहुत सारी और भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं जो छोटी छोटी MSMEs भी हैं। तो इन्होंने मिलकर इसको बनाया है एम आर सैम को, और जो है इसको अब इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है। तो अब ये हमारे को हमारे एक तो ग्राउंड एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, और 70 किलोमीटर तक की रेंज है। बहुत सारे टारगेट्स को इकट्ठे ही एंगेज कर सकता है। अगर बहुत सारे मिसाइल्स या कोई बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो अगर हमारे ऊपर अटैक करें तो बहुत सारों को एक ही साइमल्टेनियसली जो है वो एंगेज कर सकता है 70 किलोमीटर तक की रेंज में। तो इसकी जो मोटर है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया ने खुद डेवलप की है, और इसके कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी इंडिया ने खुद डेवलप किए हैं। तो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैन्यूवरेबिलिटी क्या होता है कि अगर जो है इसको आप इसकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी को आप ऐसा समझ सकते हो कि वो जैसे आपके टारगेट करने का जो इसका मतलब डायनामिज्म जो है इसका, अगर जो सामने से जो समझ लो एयरक्राफ्ट आ रहा है वो बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये उस पोजीशन को भी समझ के जो है उसके हिसाब से अपने जो इसका खुद का सरफेस मिसाइल होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, उसकी भी मैन्यूवरेबिलिटी उसको जो है वो अडेप्ट कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये उसको अटैक नहीं कर पाएगा। ये भी बहुत हाईली मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो ये भी डायनामिकली उसको अटैक कर पाएगा। Okay, so now let us see this topic in English. MRSAM, which is Medium Range Surface to Air Missile System. So it has been handed over to the Indian Air Force, and they will be inducting this system at the Jaisalmer Air Force Station. It's an advanced network-centric combat air defense system. So what it does is it protects your ground assets. So just imagine the Air Force Station will be having several Air Force aircrafts or fighter jets, or even some radars, or everything related to Air Force defense assets. So to protect all those assets, there is a need for MRSAM. So this will engage enemy attack. And just imagine if the Jaisalmer Air Force Station is attacked by a UAV, drone, fighter aircraft, or even some missile, then this MRSAM will attack that particular incoming missile or particular drone, or anything that is attacking the Air Force Station, and it will neutralize such attacks. It has the capacity to engage multiple targets at once, and the range of this MRSAM is 70 kilometers. So it has been developed by DRDO in collaboration with Israel Aerospace Industries, and of course several other private and public sector companies as well as some MSMEs have been engaged in developing this MRSAM for us. So now let us see the next topic, which is emergency landing facility. तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी जो है, उन्होंने एमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जो है वो NH 925 पर जो है गंधर्व भागसर सेक्शन पर जो है उसको लॉन्च किया है, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में, साउथ वाले एरिया में। तो अब ये होगा क्या? वैसे तो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन यहाँ पर एमरजेंसी लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट भी करवाई जा सकती है। ये इतना स्मूथ बनाया गया है। तो इससे क्या ड्यूअल फ़ायदा हो गया आपको। एक तो उस एरिया में आपने नेशनल हाईवे भी पहुंचा दिया, दूसरा आपका वो एरिया एक तो क्रिटिकल भी है, बहुत वेस्टर्न नेबरहुड हमारा जो है वो डिस्टर्ब रहता है इन केस ऑफ अ वॉर।
या कोई भी अगर आपको थ्रेट की सिचुएशन है तो आपको एयरफोर्स को पहुंचना है, तो उनको वो नेशनल हाईवे भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो इम्प्रूव कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई बाड़मेर और जालौर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। दूसरा, इंडियन आर्मी का सिक्योरिटी नेटवर्क भी उस एरिया में मजबूत हो गया। अगर उनको इंडियन एयरफोर्स के जेट्स चाहिए तो वो वहाँ उस नेशनल हाईवे पर ही जो है वो उतार सकते हैं। स्पेशल उनको जो है रनवे नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको जो है, इस हाईवे को भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। भारतमाला परियोजना एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम था हमारा 98 का, उसके अंदर जो हाईवेज नहीं बन पाए थे, उसके बाद जो है वो किसी न किसी वजह से नहीं बन पाए थे, उनको सबको कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट है। 34,800 किलोमीटर की जो है टोटल हाईवेज बनाई जाएंगे फेज्ड मैनर के अंदर, ठीक है। तो NHDP जो है वो उस टाइम पर 1998 में, आई थिंक वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और उस टाइम पर भी बहुत स्पीड से हाईवेज बनाए गए, बट पता नहीं क्या सिचुएशन थी, पता नहीं क्या रीज़न थे, कुछ सिचुएशंस की वजह से जो है, जब गवर्नमेंट चेंज हुई, यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई, तो उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहुत ही लैगार्ड और बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस थी इस पर्टिकुलर फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में यूपीए गवर्नमेंट की। उसके बाद जब गवर्नमेंट दोबारा आई, NDA-2 गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने जो है इसी को नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उन सबको दोबारा चलाया भारतमाला परियोजना बनाकर। और अब वो, आपको पता ही है परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो रही है, हमारे नेशनल हाईवेज कितने ज़्यादा अच्छे, तो कितने फास्ट तरीके से बनाए जा रहे हैं। अब इसको भी देखते हैं, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी देखते हैं। एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, जो भारतमाला परियोजना है, इसके अंदर जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं उसके लिए ऑफ कोर्स बजट तो मिलता ही है, बजटरी सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन जो आपका पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर भी आपके ऊपर एक सेस लगा हुआ है, ठीक है। उसमें से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उसी से ही आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है, आपकी रोड्स की जो है क्रिएशन की जा रही है। और जो टोल पे करते हैं उस पर भी जो टैक्स होता है वो भी एक तरह से सेस के रूप में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जाता है, भारतमाला परियोजना में यूज़ होता है। अब जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। और जो है बहुत अच्छे जो है लेवल के, जो हमारे सारे सेफ्टी फीचर्स वाले, बेटर राइडिंग सरफेस वाले, ये सारे जो है ऐसे नेशनल हाईवेज बनाने का इसमें प्रोजेक्ट था ये। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बिहाफ पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब उसका ही जो सक्सेसर है वो ये भारतमाला परियोजना है, ठीक है। वो इसका जो जो इसने ऑब्जेक्टिव रखा था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, उसको पूरा करने के लिए अब ये भारतमाला परियोजना जो है वो लाई गई और वो इसके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। So now let us see this topic in English. Emergency Landing Facility. So Defense Minister Rajnath Singh ji, as well as Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, have jointly inaugurated this emergency landing field at Gandhav Bhaksar section of NH 925. So NH is National Highway. So which is located in south of Badmer district in Rajasthan. So this is the first time that a national highway will be used for emergency landing of aircrafts of the Indian Air Force. So it is serving a dual purpose. So by creating this particular section of road, you have facilitated a virtual runway for fighter aircrafts, as well as you have improved the connectivity between the villages of Badmer and Jalore districts by constructing this particular highway. Okay, so it is serving the dual purpose of connectivity, and it is also giving our Indian Army and our security network the platform a platform to use their aircrafts and to land their aircrafts without the need of them to creating a separate runway for it. So this has been constructed under the Bharatmala Pariyojana, which is an umbrella program, and it is subsuming all the unfinished projects of National Highway Development Program, which was envisaged in 1998. So almost 34,800 kilometers of road will be constructed under this Bharatmala Pariyojana, and it will be constructed, of course, in a phased manner. And the government, apart from the budgetary support to this program, government is also levying a cess on petrol and diesel, and it is also collecting some sort of cess or tax at the toll booths so as to fund this Bharatmala Pariyojana. So this National Highway Development Program, it was launched in 1998, like I've discussed with you, and it also aimed to create international standards of highways in India with
all modern safety features and better riding experience, etc. National highways, so it's a very important fact for you. National highways may constitute only 2% of the total road strength in the country, but they carry almost 40% of the total traffic in India. So this National Highway Development Program was being implemented by the National Highways Authority of India, which is of course an organization under the Ministry of Road Transport and Highways. And now this NHDP's successor is this Bharatmala Pariyojana. Okay, so now let us see the next topic, which is Vidyanjali 2.0. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने शिक्षक पर्व को एड्रेस करते हुए विद्यांजलि 2.0 के पोर्टल को भी लॉन्च किया है. तो विद्यांजलि एक प्रोग्राम है जो 2017 में शुरू किया गया था, और ये ऐसा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसके अंदर जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं, जैसे कि आपके जो लोग इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, या इवन जो हमारे इंडिया में भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, या स्कूल के जो एलुमनाई हैं, वो किसी भी तरह से अपनी सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कि कुछ डिप्लोमेट्स जो हैं वो इसी विद्यांजलि स्कीम के अंदर ही अपने पुराने स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, या कोई अपनी तरफ से पैसे का कुछ समझ लो कोई बुक्स जो है वो वहाँ पर दे आते हैं, या कुछ ना कुछ मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ हेल्प जो है वो करना विद्यांजलि है. ठीक है, तो विद्यांजलि स्कीम के अंदर जो है किसी ना किसी तरह की सर्विस जो है वो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जो करते हैं वो ये विद्यांजलि स्कीम के अंदर किया जाता है. ठीक है, तो अब CSR भी हो सकता है इसके अंदर. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो अपनी CSR की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी स्कूल डेवलपमेंट में खर्चा कर सकती हैं. समझ लो लाइब्रेरी बनवा दी, या कोई भी ऐसा कुछ कंप्यूटराइज कर दिया कुछ सेक्शंस को. तो ये सब इनोवेटिव जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो ये वॉलंटरी है. अब ये पूरा प्रोग्राम याद रखो, ये वॉलंटरी है, और जो है कुछ नॉलेज शेयरिंग कर दी, ये सारा काम जो है विद्यांजलि के अंदर किया जाता है. तो उसके लिए एक स्पेशल पोर्टल जो है विद्यांजलि 2.0 के लिए पीएम मोदी ने जो है वो लॉन्च किया. So now let us see this topic in English. Vidyanjali 2.0. So PM Modi has launched this Vidyanjali 2.0 portal, and during his inaugural address at the Shikshak Parv. And this Vidyanjali, it is a scheme which was launched in 2017, and it is an initiative of Ministry of Education, and it aims to connect schools with several volunteers from the Indian diaspora, of course, who are living abroad, and they have studied from some Indian schools, most probably the government schools. They can connect with them. They can provide any kind of service or any kind of help to that particular school. Most probably the government one. Any young professional or any school alumni, or even the retired teachers or government officials and professionals, they can engage with their own schools or some other school and provide their services, both in terms of teaching as well as some material services. Okay, so what has even some companies are taking up CSR projects, like they are developing some libraries, they are computerizing some sections of the schools, and for that to facilitate and to make this entire connection digital, this Vidyanjali 2.0 has been launched, and now schools and these volunteers can interact with this particular portal, and they can do what they want in the and what they wish to do in the schools or of their choice. So now let us see the next topic, which is India ranking 2021. तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंडिया रैंकिंग्स 2021 को लॉन्च कर दिया है. तो ये 6th एडिशन ऑफ इंडिया रैंकिंग है ये. ठीक है, तो सबसे पहला ऑफ कोर्स 2016 में लॉन्च जो है वो लॉन्च हुआ था. अब शुरुआत इसकी 2015 में हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स एक साल बाद आती है रैंकिंग. तो जो 2015 की जो रैंकिंग है वो 2016 में आई थी, और उसके बाद से हर साल आ रही है. तो ये 6th एडिशन है, और शुरू में सिर्फ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के डोमेन में जो है ये रैंकिंग की जाती थी. उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सब्जेक्ट्स को बढ़ाया गया. 2019 में का तो आपको जो है 2019 में जो है ये 7 सब्जेक्ट्स थे, उसको जो है वो
टोटल आई थिंक 8 सब्जेक्ट्स थे टोटल उसमें 2019 में। जो ये डेंटल वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसको 2020 में ऐड किया गया था। इस साल क्या ऐड किया गया है, इस साल जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यू चीज़ है इसमें, तो आपको इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर से एग्जाम भी बहुत जो है वो पास में है अब। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी जो है उनकी रैंकिंग जो है पहली बार इंडिया रैंकिंग्स 2021 में की जा रही है। तो इसीलिए जो हाइलाइट्स हैं उसमें भी आपको दो चीज़ों को तो खासकर याद रखना है कि एक तो आईआईटी मद्रास जो है वो ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे आया है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी जो कि इस बार सबसे पहली बार लॉन्च की गई है, तो उसमें हमारा आईआईएससी बेंगलुरु जो है उसने टॉप किया है। ठीक है। तो ये एटलीस्ट दो आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप सारे याद रख सकते हो तो दैट्स गुड, बट ये दो तो एटलीस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि ओवरऑल कैटेगरी में किसने टॉप किया, आईआईटी मद्रास ने, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलुरु ने टॉप किया। ठीक है। सो अब ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और जो है इसमें अलग अलग जो है आपके रैंकिंग की जाती है कैटेगरीज की ओवरऑल। अब ओवरऑल मतलब सारे इंस्टीट्यूशन में से सबसे अच्छा कौन सा है, तो ये आईआईटी मद्रास है। फिर अलग अलग रैंक्स जो है, जैसे आपका फार्मेसी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, कॉलेजेस, डेंटल जो आपको मैंने बताया 2020 में जो है उसको 9th कैटेगरी ऐड की गई थी जो है। और जो है अब जो है ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी पहली बार 2021 में डाली गई है इसमें। So now let us see this topic in English. India Rankings 2021. So Union Education Minister has released the India Rankings 2021, and this is the sixth edition of this is the sixth consecutive edition of India Rankings of higher educational institutions in India. It was actually launched in September 2015, but of course the rankings are given one year later. So for the rankings of 2015, you will be given the data in 2016. So it was first given in 2016. Initially, they were only ranking institutions in engineering, management, and pharmacy category, but slowly with each passing year, they have expanded the categories also. So now there is an overall ranking also. There are university, college, and research institutions ranking also. So the research institutions category has been added in the year 2021. So this time research institutions at category has been added, and that's why I have covered. Of course, I have covered all the highlights of this particular ranking or this India rankings. But for you to remember, I've just highlighted these two particular institutions. So why? Because in overall category, overall in higher educational institutions of India, IIT Madras has topped the first position, and it, of course, it is also holding the same position for engineering category. And in the research institution category, because it has been introduced in this year also, and this year particularly, that's why you have to remember that IISc Bengaluru has topped this university as well as research institution category. So National Institution Ranking Framework, it was launched in 2015, and it gives a methodology to rank institutions across the country, of course the higher educational institutions. So there are some parameters like teaching, learning and resources, research and professional practices, and etc. So based upon that, rankings are given. And like in 2019, there were 9 categories. In 2020, in 2019, 8 categories were there. In 2020, the 9th category of dental was added, and in 2021, this research institutions category has been added in the India Rankings 2021. So now लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ शेरपा। तो शेरपा क्या होता है? शेरपा एक पर्सन होता है जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारे लीडर होते हैं, जो कि G8, G20 या न्यूक्लियर समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में पीएम मोदी पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफ कोर्स उनको, ठीक है, उसमें तो जो उनको रिप्रेजेंट करता है जो भी पर्सन, उसको हम शेरपा कहते हैं। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने, पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर उस टाइम पर होते थे सुरेश प्रभु जी, उनको शेरपा बनाया हुआ था पीएम मोदी ने अपना, कि वो G20 मीटिंग में उनको जो है रिप्रेजेंट करते थे। जो अब G20 मीटिंग में तो ऑफ कोर्स पीएम मोदी जाएंगे, लेकिन जो उस G20 मीटिंग के से पहले जितनी भी नेगोशिएशन चलेगी, जितनी भी डिस्कशन चलेगी, जो भी प्लान डिवेलप किया जाएगा कि उस मीटिंग में क्या क्या होना है, वो पीएम मोदी के बिहाफ पर जो है वो शेरपा करता है। ठीक है। तो हर लीडर का, जो भी G8, G20 या न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जैसी जो बड़ी बड़ी जो समिट्स होती हैं, उसमें जो भी लीडर का जो है शेरपा होता है, वो
वो अपने लीडर के बिहाफ पर जो है वो सारे ये प्लानिंग, नेगोशिएशन और इम्प्लीमेंटेशन करता है। ऑफ कोर्स जो लीडर है वो तो सिर्फ सीधा जाकर मीट में पार्टिसिपेट करता है। तो उससे पहले जो है वो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता होगा, कितनी नेगोशिएशन लगती होगी उस मीटिंग को पूरा अरेंज करने में। तो उसकी जो अरेंजमेंट का प्रोसेस है पूरा, वो शेरपा जी जो होते हैं वो करते हैं। तो जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, उनको पीएम मोदी ने जो है अपना शेरपा बना लिया है। ऑफ कोर्स सुरेश प्रभु जी को रिप्लेस कर दिया है। तो शेरपा जो है, अब ये टर्म कहाँ से आई है? नेपाल में होते हैं ना शेरपा पीपल, जो कि माउंटेनियर्स को हेल्प करते हैं कि हिमालयस पे चढ़ने के लिए। तो से समझ लो उसे वहीं से ये शेरपा की टर्म आई है। तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लीडर के, जो भी मेंबर कंट्री होती है जो बड़ी बड़ी समिट्स में। तो जनरली ये या तो डिप्लोमेट्स होते हैं, बड़े करियर डिप्लोमेट्स, या फिर कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। जैसे इस केस में जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, तो ये भी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं। इससे पहले जो सुरेश प्रभु जी थे वो भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उनको भी तभी शेरपा बनाया गया था। तो इस जो शेरपा होता है उनका टास्क क्या होता है? एक तो प्लान करना, नेगोशिएट करना, इम्प्लीमेंट करना जो भी डिसीजंस हैं, और जो भी एजेंडा डिसाइड करना कि किस बारे में बात करेगा इंडिया। जैसे अब जो ये पीयूष गोयल जी होंगे, ये सारा डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे कि किस बारे में हमको बात करनी है। इंडिया जो अपनी बातें करवाना चाहता है उस पर कंसेंसस बनाने का जो है प्री समिट कंसल्टेशन, जो समिट होगी तब तो मोदी जी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो समिट से पहले जितनी भी कंसल्टेशन होंगी वो शेरपा के बीच में होती है। ठीक है, तो इंडिया के शेरपा जैसे पीयूष गोयल जी हैं, तो यूएस के होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। तो वो आपस में डिस्कशन करेंगे कि हमारे लीडर जब G20 मीटिंग में आएंगे तो किस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एक होता है एक मेंबर कंट्री के लीडर का, लेकिन उस पर्टिकुलर शेरपा के अंडर भी छोटे छोटे या सबॉर्डिनेट बहुत सारे और शेरपा होते हैं। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal ji has been selected as the Sherpa for G20 meeting, G20 meet by PM Modi, and he is replacing the former Union Minister Suresh Prabhu ji, who was also the Commerce and Industry Minister before Piyush Goyal ji. And now, what is this Sherpa? So this Sherpa is basically a personal representative of the leader of a member country who is going to participate in such summits, such important summits such as G8, G20, etc. So generally, a Sherpa is a career diplomat or any senior government officials who is appointed by the leader of that particular country. So like in India, PM Modi has nominated Piyush Goyal ji as his Sherpa. So in these Sherpa, the term has been derived from Nepalese Sherpas who guide mountaineers for their trek or for their climb up to Himalayas. Okay, so what is the task of Sherpas? So Sherpas plan or negotiate and seek consensus during the pre-summit consultations. So what happens is the Sherpas of every leader, so like US President Joe Biden's Sherpa will be engaging with the Sherpa of PM Modi. So every leader who is going to participate in these summits, they nominate their Sherpas, and these Sherpas negotiate with each other, they discuss with each other to plan for the G20, G8 or any nuclear summit or any important summit on behalf of their leader. Okay, so generally there is one Sherpa per summit for every member country, but that particular Sherpa, like this Piyush Goyal ji, will be assisted by several other subordinate Sherpas. सो आज के आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे वीकली करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन भी मिलेगी, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना. Okay, so we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.